नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोस। शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वी को सूर्य के एक चक्कर लगाने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, परिभ्रमण, परिक्रमण, दैनिक गति या फिर उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परिक्रमण। दोस्तों, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसे हम परिक्रमण कहते हैं। और पृथ्वी अपने अक्ष पर ही चक्कर लगाता रहता है, यानी कि अपनी ही जगह पर गोल गोल घूमता रहता है, उसे हम परिभ्रमण कहते हैं। चलिए समझ लेते हैं कि आखिर परिक्रमण और परिभ्रमण क्या है, थोड़ा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि एक बार शिव जी ने और पार्वती जी ने एक बार कार्तिक जी को और गणेश जी को कहा था कि आप जाओ, आप दोनों पूरे ब्रह्मांड का एक चक्कर लगा के आओ, और जो सबसे पहले आएगा माना जाएगा कि वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। तो क्या हुआ था कि भाई जो कार्तिक जी थे वो तो चले गए थे भ्रमण करने के लिए, लेकिन जो गणेश जी थे वो बहुत चालाक थे। उनने सोचा कि क्या किया जाए, तो उन्होंने अपना दिमाग दौड़ाया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने शिव जी और पार्वती जी का चक्कर लगाया, यानी कि उनकी परिक्रमा की, उनकी परिक्रमा की। यानी कि अगर बात करें कि इसके बाद शिव जी ने कहा कि हाँ, गणेश जी जो है वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, यानी कि इन्होंने परिक्रमा की थी, इन्होंने परिभ्रमण नहीं किया था। अगर वो अपनी ही जगह पर घूमते रहते, क्या था भैया, यहाँ पर उन्होंने जो है इनका चक्कर लगाया था, ठीक है ना, इनका चक्कर लगाया था, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसे परिक्रमण कहेंगे, ठीक है ना। यहीं पर वही बात है कि भाई ये जो सूर्य है, ये सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है? पृथ्वी लगा रहा है सूर्य के चारों ओर चक्कर, तो इसे हम परिक्रमण कहेंगे, ना कि परिभ्रमण कहेंगे। दोनों में कंफ्यूजन होता है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, एशिया, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस महाद्वीप का कौन सा उपनाम है। तो अगर आपसे कहे भी एशिया का कौन कौन सा उपनाम है, तो एशिया को सभ्यताओं का पालना भी कहा जाता है, एशिया को महाद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है, एशिया को सबसे बड़ा महाद्वीप भी कहा जाता है। अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका की, तो याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो पक्षियों का महाद्वीप है। और यूरोप महाद्वीप को क्या कहा जाता है? यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। और याद रखिएगा कि यूरोप महाद्वीप में कोई भी मरुस्थल नहीं है। याद रखिएगा कि यूरोप में सबसे ज़्यादा मैदान है, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन घुमा घुमा के आपसे पूछे जा सकते हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपसे पूछा था कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और अगर आपसे पूछता कि भाई विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया हो जाता। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, 24 मार्च 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अस्थायी बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थायी बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो याद रखिएगा कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अगर आपसे पूछे भाई संविधान सभा के सामने प्रस्तावना बनाने का रखना, ऐसे प्रस्ताव, यानी कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वह क्षेत्र क्या कहलाते हैं जहां शिकार और चराई पूर्णतः प्रतिबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, पक्षी विहार या फिर उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, कई लोग सोच रहे होंगे कि अभ्यारण्य क्या है, राष्ट्रीय उद्यान क्या है और पक्षी विहार क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि मेनली राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में क्या अंतर है। चलिए समझ लेते हैं। दोस्तों, जो राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात की जाए तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान बड़े होते हैं और अभ्यारण्य छोटे होते हैं।
राष्ट्रीय उद्यान में जाना पूरी तरह से वर्जित होता है, यानी कि आप इसमें नहीं जा सकते, पूरी तरीके से सरकार से प्रतिबंधित होता है। लेकिन अभ्यारण्य में हम तब तक चराई कर सकते हैं, तब तक घूम सकते हैं जब तक हमें टोका ना जाए। जब तक सरकार की तरफ से हमें टोका ना जाए तब तक हम इसमें घूम सकते हैं, तब तक इसमें शिकार कर सकते हैं, तब तक इसमें हम चराई कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है कि भी भय क्षेत्र क्या कहलाते हैं जहाँ शिकार और चराई पूर्णतः प्रतिबंधित है, तो हमें पता है कि भी राष्ट्रीय उद्यान में पूर्णतः प्रतिबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने 350, 360, 370 या फिर 380। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 360। दोस्तों आपको पता है कि जो पृथ्वी है उसकी अगर हम बात करें तो पृथ्वी में आपको पता होगा कि पृथ्वी में कई सारी रेखाएं हैं इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से जो रेखाएं हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। और इसमें जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यानी कि सबसे बीच वाली जो रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसे हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं, जो कि ग्रीनविच लंदन से होकर जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 360। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला ट्रिप्सिन परिवर्तित करता है, ऑप्शन आपके सामने है, प्रोटीन को पेप्टोन में, वसा को अम्लीय वसी अम्लों में, स्टार्च को माल्टोज में या फिर माल्टोज को इसके अवयवों में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन को पेप्टोन में। दोस्तों याद रखिएगा कि प्रोटीन को पचाने का काम कौन करता है? ट्रिप्सिन करता है। अगर आपसे कहे कि भाई कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम कौन करता है, तो याद रखिएगा एमाइलेज या फिर टाइलिन करता है। और अगर आपसे कहे कि भाई वसा को पचाने का काम कौन करता है, तो लाइपेज करता है। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके साथ, अगला क्वेश्चन है, कुकिंग गैस एलपीजी में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन आपके सामने मीथेन, इथेन, प्रोपेन या फिर ब्यूटेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्यूटेन। दोस्तों कुकिंग गैस यानी कि एलपीजी में ब्यूटेन गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है। आपको पता होगा कि जो एलपीजी गैस है, जो सिलेंडर होते हैं घर में, उसमें 2 गैस होती है, एक तो प्रोपेन, एक ब्यूटेन। लेकिन इसमें ब्यूटेन की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि जो सिलेंडर होते हैं यानी कि जो कुकिंग गैस एलपीजी है, इसमें जो गंध आती है वो किसके कारण आती है, तो याद रखिएगा मरकप्टन की वजह से आती है, ठीक है ना। और अगर आपसे कहे कि भाई सीएनजी यानी कि कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, प्राकृतिक संपीड़ित गैस, इसमें जो है इसमें जो गैस होती है वो कौन सी गैस होती है, तो उसमें याद रखिएगा कि इसमें मीथेन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है। तो यहाँ पर आपसे पूछे भाई कुकिंग गैस यानी कि एलपीजी में कौन सी गैस सबसे अधिक होती है? ब्यूटेन होती है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लाल आंकड़ों की पुस्तक का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने, जैविक अनुसंधान से, संकटग्रस्त जंतु जातियों से या फिर पर्यावरण संरक्षण से या फिर प्राकृतिक आपदाओं से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संकटग्रस्त जंतु जातियों से। दोस्तों 1972 में जो है लाल आंकड़ों की किताब को क्या किया गया था? प्रकाशित किया गया था। और इसमें उन जीवों को रखा जाता है जो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। जैसे अगर आप देखेंगे कि अभी आपको गिद्ध भी बहुत कम देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, गिद्ध भी बहुत कम देखने को मिलेंगे। और ऐसी ही बहुत सी जातियां जो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, उनका आंकड़ा इसमें रखा जाता है, जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके कि भैया ध्यान दिया जाए कि ये जो जातियां हैं ये विलुप्त होती जा रही है, इनको और नुकसान ना पहुंचाया जाए, ठीक है ना। तो इसी उद्देश्य से क्या किया गया था? संकटग्रस्त जातियों के लिए लाल आंकड़ों की पुस्तक यानी कि रेड डाटा बुक की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने, जेनेवा में, काठमांडू में, नैरोबी में या फिर नई दिल्ली में। दोस्तों यूएनईपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यालय का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? वो है नैरोबी केन्या में, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछते हैं भाई यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा यूएनडीपी का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है और यूएनईपी का मुख्यालय जो है वो नैरोबी में है। कहाँ पर है? नैरोबी में है। अगर आपसे पूछते हैं कि भाई यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, तो याद रखिएगा यूनेस्को का पेरिस में है। अगर आपसे कहते हैं कि भाई WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने, बबूल,
अमलतास, नीम या फिर यूकेलिप्टिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यूकेलिप्टिस। दोस्तों यूकेलिप्टिस जो है इसे पर्यावरण के लिए क्या माना जाता है, पर्यावरण के लिए शत्रु वाला वृक्ष माना जाता है, यानी कि इसे आतंकवादी वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा कि जैसे कि ये आपके सामने यूकेलिप्टिस है, ठीक है ना, ये आपके सामने यूकेलिप्टिस है, तो याद रखिएगा क्या करता है, ये भी वाटर लेवल तक पहुंच जाता है। इसकी जो जड़ें होती है ये जड़ें वाटर लेवल तक पहुंच जाती है, यानी कि बहुत गहराई तक जाकर इसके बहुत दूर दूर तक के क्षेत्र तक को क्या करता है, बहुत दूर दूर के क्षेत्र तक इसकी जड़ें पहुंच जाती है। और ये जड़ें जो है इनकी सारी नमी को, यानी कि इन सारी मिट्टियों के क्या करता है, इन मिट्टियों से नमी को अवशोषित कर लेता है, जिससे इसके पास की सारी भूमि बंजर हो जाती है। इसके चारों ओर की भूमि जो है वो बंजर हो जाती है। इसीलिए माना जाता है कि जो यूकेलिप्टिस है वो एक आतंकवादी वृक्ष है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो इसका आंसर आप करेंगे यूकेलिप्टिस। अगला क्वेश्चन, एक खास स्तरीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है। ऑप्शन आपके सामने देख सकते हैं, आपको सही आंसर करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घास, टिड्डा, मेढक फिर सर्प। दोस्तों सबसे पहले घास है, उस घास को कौन खाएगा, टिड्डा खाएगा। कौन खाएगा, टिड्डा खाएगा। उस टिड्डे को कौन खाएगा भाई, मेढक खाएगा। कौन खाएगा, मेढक खाएगा। और इस मेढक को कौन खाएगा भाई, सांप खाएगा। कौन खाएगा भाई, सांप खाएगा। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, घास, टिड्डा, मेढक और सर्प। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने, मृत सागर, बैकाल झील, सुपीरियर झील या फिर कैस्पियन सागर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बैकाल झील। दोस्तों बैकाल झील सबसे गहरी झील भी है और सबसे पुरानी झील भी है। और याद रखिएगा बैकाल झील को पवित्र सागर के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कि भाई सबसे मीठे पानी वाली झील कौन सी है, तो सुपीरियर झील है। और अगर आपसे पूछे भाई सबसे खारे पानी वाली झील कौन सी है, तो वो कैस्पियन सागर है, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछे भाई विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बैकाल झील है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन आपके सामने, राजा राम मोहन राय, श्री धरालू नायडू, शिवदयाल बाबा या फिर देवेंद्र नाथ टैगोर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, देवेंद्र नाथ टैगोर। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता कि भाई ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, तो आप आंसर करते भाई राजा राम मोहन राय। लेकिन चूंकि आपके सामने पूछा है कि भाई आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवेंद्र नाथ टैगोर। यहाँ पर जो आदि शब्द जोड़ा गया है, इसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया है, भाई आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, तो देवेंद्र नाथ टैगोर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का कथन किसका है। ऑप्शन आपके सामने, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, बालकृष्ण परमहंस या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट के द्वारा देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। ऑप्शन आपके सामने है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल या फिर मैथिली शरण गुप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। दोस्तों अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। और अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर है। दोस्तों मोहम्मद इकबाल ने इनकलाब का नारा दिया था। और मैथिली शरण गुप्त की अगर बात करें तो इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि डॉप्सन इकाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, पृथ्वी की मोटाई मापने में, हीरे की मोटाई मापने में, ओजोन परत की मोटाई मापने में या फिर शोर के मापन में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ओजोन परत की मोटाई मापने में। दोस्तों पृथ्वी के समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। और आपको याद रखना है कि भाई 100 डॉप्सन बराबर 1 मिलीमीटर होता है। कितना होता है, 100 डॉप्सन बराबर 1 मिलीमीटर होता है, याद रखेंगे। साथ ही साथ याद रखिएगा कि ओजोन परत 3 होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है ओजोन परत ए, एक होता है ओजोन परत बी और एक होती है ओजोन परत सी। इसमें ए जो है बहुत सबसे ज़्यादा हानिकारक है। अगर इंसान पे पड़ेगी तो सीधे इंसान की मौत हो जाएगी। अगर अल्ट्रावायलेट बी पड़ेगी तो याद रखिएगा कि स्किन कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। और यूसी की बात करूँ तो ये तो हमारी पृथ्वी पर वैसे ही मौजूद होता है, ठीक है ना। तो इससे ज़्यादा कोई हानि नहीं होती है। तो ये सारे क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, मिजोरम, नेपाल, भूटान या फिर मणिपुर। तो दोस्तों अगर आपसे यहाँ पर पूछे कि भाई विश्व का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हेमिसाई है। और बात करेंगे भी भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट
राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहाँ पर है, जो कि उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान केवुल लामजाओ कहाँ पर है, तो वो मणिपुर में है। कहाँ पर है, मणिपुर में है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा कि भी उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान जो फेमस है वो कौन है, तो वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लखीमपुर खीरी में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्नलिखित में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है। ऑप्शन आपके सामने है फ्लोराइड, क्लोराइड, नाइट्रेट यानी कि या फिर आर्सेनिक। दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम की बात करें तो ये नाइट्रेट की वजह से होती है। अगर पानी में नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाती है, याद रखिएगा। कि पारे की वजह से मिनी माता रोग हो जाता है, कैडमियम की वजह से इटाई रोग हो जाता है, कॉपर की वजह से विल्सन रोग हो जाता है, आर्सेनिक की वजह से ब्लैकवुड सिंड्रोम रोग हो जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, आपको बताना है कि इसमें कौन सी क्रिया होती है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन लेना व ऑक्सीजन छोड़ना, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन लेना और नाइट्रोजन छोड़ना। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें पौधों में इनमें से कौन सी क्रिया सही तरीके से होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना। दोस्तों इंसान क्या करते हैं, इंसान ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जबकि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण यानी कि भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, और उसमें क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मानव के बाल और नख में यानी कि नाखून में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है। ऑप्शन आपके सामने है ऑक्सीटोसिन, कीरेटिन, वैसोप्रेसिन या फिर ट्रिप्सिन। तो दोस्तों मानव के बाल और नाखून में कीरेटिन प्रोटीन उपस्थित है। अगर आपसे बात करें भाई हड्डियों में कौन सी प्रोटीन है, तो हड्डियों में ओसिन प्रोटीन है। मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन है, मायोसिन प्रोटीन है। अगर आपसे कहे कि भाई रक्त में कौन सी प्रोटीन है, तो याद रखिएगा रक्त में हीमोग्लोबिन प्रोटीन है। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पिछले यूपी टेट एग्जाम में आपसे पूछा था कि भाई प्रोटीन क्या होते हैं, तो आपको बताना था अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। ये भी मैं पहले बता चुका हूँ इससे पहले वीडियो में, याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है सूक्ष्म नलिका, न्यूक्लियस, गोल्जी काय या फिर लाइसोसोम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लाइसोसोम। दोस्तों लाइसोसोम का काम क्या होता है, चलो मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती है, क्या होती है कि अगर हमें कहीं चोट लग जाती है तो क्या होता है कि वो कोशिकाएं डैमेज हो जाती है, ठीक है ना। तो इन कोशिकाओं को डैमेज जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को खत्म करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है। कौन करता है, लाइसोसोम करता है। जो भी ऑर्गेन्स है सेल्स में, उन सबको पचाने का काम एक तरीके से कौन करता है, लाइसोसोम करता है। और कभी कभी लाइसोसोम इनको पचाते पचाते खुद ही डैमेज हो जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो वो भी लाइसोसोम को ही कहा जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा है निम्न में से किस कोशिका को एटम बम कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन आपके सामने है पद्मा, जमुना, मेघना या फिर सांगपो। दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो में आपसे बताया था कि गंगा जो ब्रह्मपुत्र नदी है और गंगा नदी है, इसमें गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। यहाँ क्वेश्चन घुमाकर पूछा है कि भाई गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो चलिए समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। दोस्तों सबसे पहले हम इंडिया का मैप देखेंगे। इंडिया का मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जैसे मान लीजिए कि ये इंडिया है, ये इंडिया, ठीक है ना, जैसे ही बना समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर बांग्लादेश है, कहाँ पर बांग्लादेश है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र जो है वो तिब्बत से निकल कर कहाँ आती है, इंडिया आती है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है गंगा है, गंगा निकलने के बाद यहाँ पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यानी कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है और ये जो गंगा नदी है, संयुक्त रूप से बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इसे क्या कहा जाता है, एक दूसरे के मिलने के बाद इन्हें संयुक्त रूप से हम मेघना कहते हैं। क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है क्या, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भैया गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, तो सांगपो के नाम से नहीं बल्कि इसे मेघना के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। सांगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जाना जाता है, याद रखिएगा। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है,
और बांग्लादेश में दोनों को संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है, तो मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नंदा देवी चोटी है, आपको बताना है कि ये कहाँ पर है। ऑप्शन आपके सामने है, असम हिमालय भाग का, कुमायूं हिमालय का भाग, नेपाल हिमालय का भाग या फिर पंजाब हिमालय का भाग। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुमायूं हिमालय का भाग। अब कैसे है चलिए समझ लेते हैं। दोस्तों ये इंडिया है, जैसे मान लीजिए कि ये इंडिया है, ठीक है ना, ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर लाइन से पर्वत है, ठीक है ना, हिमालय इस तरीके से है, ठीक है ना, इस तरीके से हिमालय है। और तो हिमालय की अगर बात करें तो हिमालय कई खंडों में विभाजित है, ठीक है ना, हम कई भागों में बांटते हैं। जैसे ये हिमालय है, जैसे कि ये हिमालय है, तो इसको हम बांटते कैसे हैं। सबसे पहली बात तो ऊपर की तरफ जो भाग है उसे हम कहते हैं पंजाब हिमालय, इतने भाग को हम कहते हैं कुमायूं हिमालय, इतने को कहते हैं हम नेपाल हिमालय और इतने को कहते हैं हम असम हिमालय, ठीक है ना। चार प्रकार के हिमालयों में बांटा है, जिसमें पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केटू गाढ़वीन अस्टिन। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदा देवी। नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखिएगा वो कौन सी है, तो वो है माउंट एवरेस्ट। और असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है कंचनजंगा, ठीक है ना। तो ये चारों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई नंदा देवी चोटी जो है वो किस हिमालय का भाग है, तो ये कुमायूं हिमालय का भाग है, यानी कि ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मधुमक्खियां पालने का कर्म क्या कहलाता है। ऑप्शन आपके सामने है, पीसी कल्चर, एपी कल्चर, सेरी कल्चर या फिर अल्वा कल्चर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एपी कल्चर। दोस्तों पीसी कल्चर किसे कहते हैं, तो पीसी कल्चर की अगर बात करें तो ये मछली पालन को पीसी कल्चर कहते हैं, रेशम पालन को सेरीकल्चर कहते हैं और एपी कल्चर जो है वो मधुमक्खी पालन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है। ऑप्शन आपके सामने है, अमरवेल, गुड़हल, घटपर्णी या फिर गुलाब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घटपर्णी। दोस्तों ये घटपर्णी पौधे जो होते हैं ये कहाँ पर होते हैं, ये ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये घटपर्णी पौधे जो होते हैं क्या करते हैं, यहाँ पर कीटों को खाते हैं और कीटों को खाने के बाद इनमें से नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेते हैं। इसीलिए बात करें यहाँ पर, अगर आपसे पूछा है कि कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम क्या है, तो घटपर्णी एक ऐसा पौधा है जो कीटों को पकड़कर खाता है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, शुष्क बर्फ है। ऑप्शन आपके सामने है, ठोस जल, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, निर्जल बर्फ या फिर ठोस H2O2। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, याद रखिएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को आग बुझाने वाली गैस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि भाई जो अग्निशमक यंत्र होते हैं उसमें क्या होता है, अग्निशमक यंत्र की अगर बात करें तो याद रखिएगा अग्निशमक यंत्र में दो गैसेस होती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ कौन सी गैस होती है, तो याद रखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है, इसीलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को आग बुझाने वाली गैस भी कहते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ जो ग्लोबल वार्मिंग की घटना होती है, यानी कि पृथ्वी उष्मायन की घटना होती है, उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कारक जो है वो भी कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, पैरासाइट, डीकम्पोजर, स्क्वेंजर या फिर ओमनीवोर। सही आंसर है ऑप्शन बी, डीकम्पोजर। दोस्तों अन्य मृत जीवों पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को हम डीकम्पोजर कहते हैं। अगर आपसे सिर्फ ये पूछता है कि भाई अन्य जंतुओं पर जीवन निर्वाह कर अपना जीवन व्यतीत करने वाले जीव कौन से हैं, तो वो पैरासाइट हो जाता। लेकिन आपसे पूछा भाई अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं, तो डीकम्पोजर कहते हैं, यानी कि इसे क्या कहते हैं, इसे हम अपघटक कहते हैं। क्या करते हैं कि जो मृत जीव है उनको, ये मृत जीव जो होते हैं वो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं और इन जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में चेंज करने का काम करते हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। ऑप्शन आपके सामने है, पैनक्रियास, बड़ी आंत, छोटी आंत या फिर आमाशय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, छोटी आंत। चलिए समझ लेते हैं। दोस्तों ये है एक इंसान, जैसे मान लीजिए एक इंसान है, ठीक है ना। सबसे पहले ये मुंह से खाना लेता है, उसके बाद ये कहाँ जाता है, आमाशय में पहुंचता है। आमाशय से पहुंचने के बाद ये आमाशय से कहाँ पहुंचता है, आमाशय से छोटी आंत में जाता है और छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में आता है, ठीक है ना। उसके बाद बड़ी आंत में आता है। तो ये जो छोटी आंत है, छोटी आंत में सबसे ज़्यादा भोजन का अवशोषण होता है, सबसे ज़्यादा पाचन होता है
और उसके बाद जो बची हुई चीज़ें हैं उसमें जो जल और खनिज लवण है उनको अवशोषित करने का काम कौन करता है? बड़ी आंतें करती है। तो यहाँ पर सिर्फ बड़ी आंत समझकर आप आंसर मत कीजिएगा कि बड़ी आंत आंसर होगा। याद रखिएगा क्वेश्चन इसीलिए पूछा जाता है कि छोटी आंत बड़ी आंत में लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मानव शरीर में पाचन का सबसे अधिक जो संपन्न अंग होता है वो होता है ऑप्शन सी छोटी आंत, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में किससे कुनेन नामक दवा प्राप्त की जाती है? ऑप्शन आपके सामने है मनी प्लांट, सिनकोना, यूकेलिप्टिस या फिर एकोनाइट। तो दोस्तों मलेरिया के रोग के लिए उपचार में प्रयोग की जाने वाली जो कुनेन दवा है वो सिनकोना से प्राप्त की जाती है। और मैंने आपको बताया था यूकेलिप्टिस के बारे में कल की वीडियो में कि भाई यूकेलिप्टिस को आतंकवादी वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, मलेरिया रोग होता है, आपको बताना है मलेरिया रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन आपके सामने है प्लाज्मोडियम पाल्सीपेरम, एंट अबीमा, रेट्रोवायरस या फिर सैल्मोनेला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम पाल्सीपेरम। दोस्तों अगर आपसे पूछे मलेरिया रोग का वाहक कौन है तो वो है मादा एनाफिलीज मच्छर। और अगर आपसे पूछे कि भाई ये किससे के कारण फैलता है तो ये प्लाज्मोडियम की वजह से फैलता है। दोस्तों बात करते हैं कि भाई ये कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि एक इंसान को मादा एनाफिलीज मच्छर ने काटा, ठीक है ना, एक मादा एनाफिलीज मच्छर ने एक इंसान को काटा, तो उसके बाद क्या होगा, इनके माध्यम से प्लाज्मोडियम इंसान में प्रवेश करेगा, ठीक है ना, इनके माध्यम से इंसान में प्रवेश करता है, यानी कि वाहक का काम कौन कर रहा है? मक्खियां कर रही है। और जिससे रोग फैल रहा है वो कौन सा है? तो वो प्लाज्मोडियम है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? प्राकृतिक उपग्रह है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है वरुण, बुध, शनि या फिर शुक्र। तो दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो शनि है, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है वो कौन सा है? तो वो याद रखिएगा वो टाइटन है। और किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये शनि का उपग्रह है। किसका है? शनि का उपग्रह है। याद रखिएगा कि भाई सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि का है, टाइटन। और सबसे छोटा उपग्रह कौन से हैं? तो वो डिमोस है, जो किसका है? जो मंगल का है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है, आपको बताना है कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में या फिर ब्राजील में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चीन में। दोस्तों चीन में सबसे ज़्यादा पांडा पाए जाते हैं। और याद रखिएगा कि जो WWF का जो लोगो है उसमें किसका फोटो है? उसमें भी लोगो में फोटो है किसका? पांडा का। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि भाई WWF में जो लोगो है उसमें किसका चित्र है? तो उसमें पांडा को दर्शाया गया है। सबसे लास्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 16 सितंबर, 7 दिसंबर, 30 मार्च या फिर 22 अप्रैल। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट के द्वारा देंगे। ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें